गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। आज जो हम स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के नाम से कंसेप्ट है। साथ में हम लोग स्टडी करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए हमारा जो थर्ड फंडामेंटल फोर्स है यहाँ, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और फोर्सेस के नाम से ये कंसेप्ट रहेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ न्यूक्लियर वर्ड है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये न्यूक्लियस के केस में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने स्टडी किया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नाम से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो रहते हैं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। हम कह रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल हैं आपके, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ प्रोटॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल जो है यहाँ वो न्यूट्रॉन है। और आप देखोगे कि प्लस और जीरो के बीच में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कैसा होगा, नेग्लिजिबल फोर्स रहेगा। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो यानी कि आप कहते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि बाउंड करता है न्यूक्लियॉन्स को, यानी कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन नाम दे सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो कि बाउंड करेगा न्यूक्लियॉन्स को किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम यहाँ स्टडी करेंगे, जापान के एक वैज्ञानिक होते हैं युकावा नाम से, और वो कहते हैं कि न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के चारों तरफ क्या होते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप मेजॉन्स के नाम से या पायोन्स के नाम से जानते हो। और ये लगातार एक दूसरे को क्या एक्सचेंज करते हैं, इन मेजॉन्स का पायोन्स का एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो चलिए लिखेंगे, इट इज द दैट फोर्स, या इट इज दैट फोर्स which bounds neutrons and protons inside the nucleus as a result of exchange of energy particles known as mesons और पायोन्स। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ कि ये वो फोर्स है जो बाउंड करेगा न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को किसी न्यूक्लियस के अंदर, किसके कारण होता है ऐसा, यहाँ ये एक्सचेंज ऑफ सम एनर्जी पार्टिकल्स नॉन एज mesons और पायोन्स। और मेजॉन्स या पायोन्स का जो कंसेप्ट है वो किन के द्वारा बताया गया, जापानी वैज्ञानिक होते हैं, अकॉर्डिंग टू जापानीज फिजिसिस्ट युकावा इन 1932। देखिए 1932 के अंदर जापान के एक वैज्ञानिक होते हैं, वो कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स नोन एज mesons और पायोन्स।
कैसे कहता है कि यहाँ मान लीजिए जो प्रोटॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, या हम बात करें एक प्रोटॉन की और एक न्यूट्रॉन की, इनके चारों तरफ क्या रहते हैं, ये एनर्जी पार्टिकल्स रहते हैं जिनको आप मेसॉन्स या पायोन्स के नाम से जानोगे, और लगातार ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इन मेसॉन्स का पायोन्स का एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। और ये मेसॉन्स जापानी वर्ड है, पायोन्स इनको क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जो इनका सिंबल लिया जाएगा वो ग्रीक लेटर पाई लिया जाता है, इस कारण हम इनको पायोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मेसॉन्स या पायोन्स हो सकते हैं, ये पाई पॉजिटिव भी हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पाई न्यूट्रल भी हो सकता है, और पाई नेगेटिव भी हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो किस कारण है, ये आपस में एक दूसरे को किन एक्सचेंज करते हैं, इन पायोन्स का आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इस कारण यहाँ इनके बीच में जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी है। तो आप लोग दोबारा से सुनो इस बात को कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये जो फोर्स आपका प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि जिसके कारण, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसके कारण न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बाउंड है, ऐसे फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बारे में हमें बताया था जापान के वैज्ञानिक होते हैं युकावा, उनके द्वारा, और वो कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स या पायोन्स नाम से जो एनर्जी के पार्टिकल्स हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट जो बताया था आप लोगों को कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, फिर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसका मतलब जो ये फोर्स आपका नेचर में कैसा होगा, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होगा, यानी कि इसका चार्ज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, तो आप लिखोगे इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स इन नेचर। ये चार्ज पे डिपेंड करने वाला फोर्स नहीं है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद हम बात करें ये किसके केस में एप्लीकेबल है, न्यूक्लियस के केस में। तो इसका मतलब ये आपका कैसा फोर्स होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स रहेगा। तो मैं इससे पहले एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओगे कि जो भी कोई क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती तो वो ना तो लॉन्ग रेंज होगी, ना ही वो सेंट्रल होगी, ना ही कंजर्वेटिव होगी, ना ही नॉर्मल होगी। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ, इट डज नॉट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस कारण अब आप यहां लिख सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी, ये कैसा फोर्स होगा नेचर में, नॉन सेंट्रल फोर्स है ये नेचर के अंदर। फिर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे ये कैसा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फिर आप लिखोगे अगली प्रॉपर्टी, ये नेचर में कैसा होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स रहेगा। और हम लिखेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी, नॉट
नॉर्मल इन नेचर। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज यहां रहेंगी। ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है और नॉट नॉर्मल इन नेचर। मैंने आप लोगों को बता रखा है इससे पिछली वीडियोस के अंदर कि कोई भी क्वांटिटी अगर इनवर्स के लॉ को ओबे करती है तो वो कैसे सेंट्रल, कंजर्वेटिव, लॉन्ग रेंज और नॉर्मल रहती है। यहाँ क्या बताया गया है कि डज नॉट ऑबे इनवर्स के लॉ, तो इस कारण ये नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है और शॉर्ट रेंज है, नॉट नॉर्मल इन नेचर रहेगा। लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। और हम अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं यहां, ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका मतलब क्या हुआ कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, ये नेचर में कैसा फोर्स होता है? सैचुरेटेड फोर्स होता है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी हमें कहती है इट इज सैचुरेटेड फोर्स इन नेचर। देखिए सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है। हम यहां इस एग्जांपल की बात करते हैं। ये मान लीजिए कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और इनके चारों तरफ क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। और प्रोटॉन की हम बात करें यहां, इनके चारों तरफ तो क्या होगा कि ये वाला जो न्यूट्रॉन है आपका, ये अपने आसपास वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से प्रभावित है। ऐसे ही ये वाला जो प्रोटॉन है ये अपने आसपास वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से क्या होगा? प्रभावित होगा। इनसे जो ज्यादा दूरी पे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन रखे हुए हैं वो इनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने आस पड़ोस वालों से ज्यादा प्रभावित है, देश दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां लेता हूं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स की अगर बात की जाए, या ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चे के जो एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो एग्जाम्पल किसका देंगे? हमें पड़ोस वाले बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं कि उसके बच्चे के इतने नंबर आए, तेरे नंबर इतने क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका मतलब ज्यादातर जो पेरेंट्स है वो सैचुरेटेड है। उनको ये कोई मतलब नहीं कि देश दुनिया में कोई फेल भी हुआ होगा या किसी के आपसे भी कम नंबर रहे होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं? हमारा कंपैरिजन करते हैं हमारे आस पड़ोस वालों से। ऐसे ही जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो अपने आस पड़ोस वालों के साथ क्या करते हैं? ज्यादा इंटरेक्शन के अंदर रहते हैं। इनसे ज्यादा दूर जो रहेंगे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, उनका इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। तो ऐसी नेचर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड नेचर। तो ये जो फोर्स आपका, ये कैसा फोर्स है नेचर में? सैचुरेटेड फोर्स है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। अब आप लोग पढ़ते हो स्पिन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे रोटेट करना। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं? अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। और जो इनकी स्पिन हो सकती है वो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। स्पिन का मतलब किससे है? रोटेशन से। यानी कि कोई बॉडी जब अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन। तो ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है नेचर में। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स इन नेचर, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स इन नेचर। ये डिपेंड करेगा
कि कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, उस बात के ऊपर। फिर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, ये जो फोर्स है ये नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये फोर्स कैसा होता है नेचर में? अट्रैक्टिव होता है। मोस्टली इट इज अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर, लेकिन जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 फर्मी से नीचे रहे तो ऐसी कंडीशन में ये रिपल्सिव फोर्स बन जाता है। तो हम लिखेंगे मोस्टली इट इज अट्रैक्टिव in nature and becomes repulsive when the distance between the nucleons is less than 0.5 फर्मी। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं कि कब ये अट्रैक्टिव और कब ये रिपल्सिव फोर्स बनता है नेचर के अंदर। तो यहां एक तरीके से हमारे पास एक कर्व आती है जिसको हम पोटेंशियल वेल कर्व के नाम से जानते हैं, और यहां हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस पे ये फोर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है और कितनी डिस्टेंस पे ये रिपल्सिव है। यहाँ r जो है वो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस को हम न्यूक्लियॉन डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। ऊपर की तरफ ये जो फोर्स आपका ये कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। और नीचे की तरफ ये जो फोर्स आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स, और ये क्या आपका ओरिजिन पॉइंट। हम कहेंगे जब न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे जो ये फोर्स होता है अप्रोचेज 0 होता है, और वो डिस्टेंस जैसे कि हम 10 फर्मी के आसपास मान लीजिए, 10 फर्मी डिस्टेंस पे ये जो फोर्स हो जाएगा ये 0 के अप्रोचेज हो जाता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस घटेगा उस दौरान ये फोर्स कैसा बन जाएगा? नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स बन जाता है। और इस डिस्टेंस पे यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में। फिर हम क्या करेंगे? इस डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस को करते हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और एक डिस्टेंस पे जाके ये क्या हो जाएगा? 0 बन जाता है। और वो जो डिस्टेंस है वो 0.5 फर्मी है। अगर हम अब डिस्टेंस को 0.5 फर्मी से भी नीचे कर दें तो ये फोर्स नेचर में कैसा बन जाएगा? रिपल्सिव बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये है, ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास ये 0.5 फर्मी मीटर के बराबर है, और जो जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारे पास ये 0.75 फर्मी या 0.8 फर्मी के आसपास हम बोलते हैं, और अप्रोचेज 10 फर्मी के आसपास जो ये फोर्स आपका ये 0 के आसपास होता है। तो इस तरीके से ये आपका एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर ही एप्लीकेबल है, और लगभग 0.8 फर्मी के आसपास ये फोर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर हम बात करें 0.5 फर्मी पे, इसको 0 के आसपास देखा गया, और जैसे ही डिस्टेंस को 0.5 फर्मी से नीचे कर देंगे तो ये फोर्स कैसा बन जाएगा? नेचर में रिपल्सिव फोर्स बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और इसको डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे 12th क्लास के अंदर जाके। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और जैसा कि नाम के अंदर है न्यूक्लियस का वीक होना, यानी कि जब न्यूक्लियस टूटती है तो उस दौरान पार्टिकल्स के बीच में, और स्पेशली कौन से पार्टिकल्स होते हैं यहाँ? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी अपर क्लासेस के अंदर आएंगे,
तो यहां हम बात करेंगे अब वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है नेचर में, वीक न्यूक्लियर फोर्स या फोर्सेज आप लिखते हो यहां। तो देखिए एक एलिमेंट्री प्रोसेस होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं बीटा नेगेटिव डीके, और बीटा नेगेटिव डीके के अंदर क्या होगा, एक जो न्यूट्रॉन है वो टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक प्रोटॉन के अंदर और एक एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। और उस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच में और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसी फोर्स को नाम दिया जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम लोगों को वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो बताया गया था, पॉली नाम से एक साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा बताया गया था। और फिर उसके बाद में इसको जो प्रूव किया जाता है वो अब्दुल सलाम पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा प्रूव किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव डीके की, और कैसे एक बीटा नेगेटिव डीके के अंदर एक न्यूट्रॉन का डीके होगा, एक न्यूट्रॉन टूट जाता है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर। तो हम लिखते हैं इन ए बीटा डीके प्रोसेस ए न्यूट्रॉन डीके का मतलब होता है टूटना, डीके इनटू ए प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड इन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो आपको बताया गया कि बीटा डीके प्रोसेस के अंदर एक न्यूट्रॉन का डीके होगा किसके अंदर, एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं अब कैसे। एक न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज, और ये टूटा किसके अंदर, एक प्रोटॉन के अंदर, साथ में एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, और यहां म्यू बार हमारे पास सिंबल रहेगा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के लिए। अब इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है यहां, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और यहां एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आपका क्या है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और ये आपका एक चार्जलेस पार्टिकल है, और लगभग ये मासलेस पार्टिकल भी है। और आप देखोगे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या देंगे हमें, टोटल चार्ज 0 चार्ज देते हैं। तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये चार्ज से बैलेंस भी है। यहाँ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज है वो 0 चार्ज है, और राइट हैंड साइड में भी टोटल चार्ज कितना हुआ, 0 चार्ज हुआ। तो हम बात करेंगे यहाँ कि एक बीटा डीके प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन डीके होता है प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर। और जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है ये आपका लगभग मासलेस पार्टिकल है, लेकिन इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा होती है, और इस कारण जो वैज्ञानिक लोग हैं इस तरह के पार्टिकल्स को ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी सावधानी के साथ इस तरह के पार्टिकल्स को और एक हाई इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा या स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम इस तरह के पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसके बारे में जाना, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉली नाम से जो पॉली वोल्फगैंग नाम से जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमें इसके बारे में बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये भी आपका चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है नेचर में, शॉर्ट रेंज फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है,
तो चलिए प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स इन नेचर। ये नेचर में चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। फिर इट ऑल्सो डज नॉट ओबेज, it also does not obeys inverse square law। अब आपको बताया गया है कि कोई भी क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती, तो वो क्या है नेचर के अंदर? नॉन सेंट्रल फोर्स है ये नेचर में। साथ में हम कहेंगे कि आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नेचर में, ये नॉन कंजर्वेटिव। फिर हम लोग कहेंगे कि आपका शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज फोर्स रहेगा नेचर में। और फिर हम कहेंगे कि ये नॉट नॉर्मल इन नेचर। उसके बाद हम बात करें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर है? लगभग हम कहते हैं ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर के अंदर तीसरा फोर्स है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरे नंबर पर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे नंबर पर आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम कहेंगे कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, किससे? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आप कहते हैं कि ये अबाउट 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद हम बात करें, यहां ये जो फोर्स है एग्जिस्ट करता है एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स नोन एज वेक्टर बोसॉन्स। तो ये किन के कारण एग्जिस्ट करेगा नेचर के अंदर? एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्री particles known as vector bosons। या फिर आप यहां एक पार्टिकल का नाम स्टडी करोगे, लैप्टॉन्स। तो इस तरह के पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण क्या होता है, जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, ये थे आपके फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के नाम से जो कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया ग्रेविटेशनल फोर्सेज, फिर हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, फिर हमारा टॉपिक था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, और लास्ट में हमने स्टडी किया वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो फिजिक्स में दो वर्ड और होते हैं यहाँ, एक होता है यूनिफिकेशन करना और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। और जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनके अंदर ये फर्स्ट पेज पे ही डेफिनेशंस हैं। देखिए, यूनिफिकेशन का मतलब आप किसी सिंगल लॉ से डिफाइन करते हो बहुत से फिजिकल फिनोमेना को, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन करना। तो देखिए, यूनिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक ही लॉ से बहुत से फिजिकल फिनोमेना को क्या कर दें, डिफाइन कर दें। तो ये जो डेफिनेशन आपकी यूनिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। अब रिडक्शनिज्म हमें क्या कहता है?
रिडक्शनिज्म के अनुसार हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक बिगर ऑब्जेक्ट है और कोई भी लॉ अगर उस बिगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लीकेबल है तो उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो भी उसके पार्टिकल्स होंगे, उनके ऊपर भी वो लॉ क्या करता है, अप्लीकेबल करता है। तो फिजिक्स के अंदर ये जो दो डेफिनेशन है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म में मैंने आप लोगों को बताया, यूनिफिकेशन में क्या बताया गया आप लोगों को कि एक सिंगल लॉ से क्या करना, बहुत से फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन करना। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स है वो डिफाइन करता है हमारी अर्थ पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को, साथ में स्पेस की जो प्रॉब्लम है कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और ऐसे ही जो मून है हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और कैसे जो टाइड्स हैं ओशियंस के अंदर वो आते हैं। तो ये भी आपका ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स के द्वारा ही बताया जाता है। तो यानी कि एक लॉ ने क्या किया, बहुत से फिनोमेना को डिफाइन कर दिया है। अब रिडक्शनिज्म में मैंने आप लोगों को बताया कि यहां क्या होगा कि एक लॉ अगर किसी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है तो वो उसके पार्टिकल लेवल पर भी क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। तो ये रिडक्शनिज्म का मतलब होता है। तो हम यहां जो स्टडी करेंगे वो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैसे जो टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन है यानी कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एस्ट्रो लेवल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनको कंबाइन किया गया और किस नाम से जाना गया, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के नाम से जाना गया। हमने कहा कि हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन को और एस्ट्रो ग्रेविटेशन को क्या किया, कंबाइन करके एक नाम दिया जिसको क्या नाम दिया जाता है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन जिसको इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो कि मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, मैग्नेट्स के केस में है। तो वो क्या होगा हमारे पास, मैग्नेटिक इंटरेक्शन। और इन दोनों को क्या किया, यूनिफाइड किया गया और क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से आ जाता है। आज का टॉपिक किस नाम से आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के नाम से आ जाता है। अब हम लोग बात करें, हम लोगों ने स्टडी किया किसको, वीक न्यूक्लियर फोर्स को। और वीक न्यूक्लियर फोर्स और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलकर क्या बताते हैं, हमें एक तरह के इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं जो किन के बीच में है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, और साथ में किन के बीच में होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। और ऐसे इंटरेक्शन को नाम दिया गया इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। किस नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन के नाम से जाना गया, इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। इसको आप क्या नाम दे सकते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी नाम दे सकते हो, और इसको आप वीक इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, यानी कि जो कि किन के केस में, न्यूक्लियस के केस में एप्लीकेबल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें हम लोग, या आप इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हो। और ये जो इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन है मिलकर किसको बढ़ाते हैं, ये मैटर को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाएंगे, मैटर को। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक ग्रेट यूनिफाइड इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करेंगे, ये हमें एक ग्रेट यूनिफाइड इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका ग्रेट यूनिफाइड इंटरेक्शन है और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, ये मिलकर किसको बनाते हैं, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं। और इसको आप नाम दे सकते हो यूनिवर्सल इंटरेक्शन। तो एक बार दोबारा से समझिए कैसे हम लोग
फोर्सेस को क्या किया, हमने इकट्ठा किया, यूनिफाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन। टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन यानी कि जो अर्थ पे जो भी फिनोमिना होते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो वो नीचे की तरफ आएगा, और ऐसे ही आपका जो एस्ट्रो ग्रेविटेशन है, जैसा कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इनको कंबाइन करके किस वैज्ञानिक ने, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नाम दिया। ऐसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स रहेगा वो फोर्स होता था इलेक्ट्रो इंटरेक्शन के नाम से, यानी कि चार्जेस वाला जो फोर्स है। और मैग्नेट के केस में यानी कि मैग्नेटिक पोल्स के केस में नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में या नॉर्थ नॉर्थ के बीच में साउथ साउथ के बीच में जो फोर्स है वो किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। और मैक्सवेल नाम से एक वैज्ञानिक होते हैं, मैक्सवेल क्या करता है, इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करता है और क्या नाम देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं आप लोगों के पास। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक इंटरेक्शन, अब्दुल सलाम और भी 2-3 फिजिसिस्ट होते हैं, वो इन फोर्सेस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हमें क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन। और जो ये आपका इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन है ये किन के केस में हुआ, यहाँ किन के केस बात कर रहे थे हम, चार्ज पार्टिकल्स की और मैग्नेट की बात करते हैं। और जो ये वीक इंटरेक्शन आप लोगों का ये किसके केस में है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के केस में है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन बनाते हैं, यानी कि मैटर को बनाते हैं एक तरीके से। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलकर किसको बनाएंगे, इस मैटर को बनाएंगे। और इस यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और जो आपका ये ग्रैंड यूनिफाइड इंटरेक्शन, क्योंकि हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को और इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन को कंबाइन किया और इसको नाम दिया ग्रैंड यूनिफाइड इंटरेक्शन। तो यानी कि यहां तक हम किसको प्राप्त कर चुके हैं, एक तरीके से मैटर को प्राप्त कर चुके हैं। और मैटर के केस में कौन सा इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और मैटर यानी कि ग्रैंड यूनिफाइड इंटरेक्शन मिलकर किसको बनाते हैं, यूनिवर्स के केस में जो इंटरेक्शन है, और इसको हम लोग नाम देते हैं यूनिवर्सल इंटरेक्शन। तो इस तरीके से फोर्सेस को यूनिफाइड किया जाता है। तो इसका मतलब इस यूनिवर्स के अंदर, इस यूनिवर्सल इंटरेक्शन के अंदर चारों फंडामेंटल फोर्सेस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, या आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो। तो चारों के चारों जो फोर्स हैं वो यूनिफाइड किए गए, उनका यूनिफिकेशन किया गया किसके अंदर, यूनिवर्सल इंटरेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स का क्या है, जो इंटरेक्शन है वो रहेगा। और हम ये कह सकते हैं इन फोर्सेस के कारण हमारे यूनिवर्स का क्या है, जो एग्जिस्टेंस है वो बना हुआ है। तो ये थे आपके फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, और मैंने आप लोगों को बताया कैसे जो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर है उनको यूनिफाइड किया जाता है। तो ये आपका जो कंसेप्ट था आप लोगों का आज का कंसेप्ट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो हमारी वीडियोज हैं वो कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का जो दिन है वो शुभ रहे।